नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज़ टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, आपने देखा, सुना, समझा बीते कुछ दिनों के अंदर जो कुछ हिंदुस्तान के अंदर हुआ, यानी ताज़ा तरीन घटनाएं जो हुई उन पर हम चर्चा करेंगे। और इनमें सबसे बड़ी ऐतिहासिक घटना हुई जो चार पाँच पाँच राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव हुए और उसमें 3 राज्यों के अंदर भाजपा प्रचंड बहुमत से विजयी हुई। और इस बात को लेकर जितने भी विश्लेषक हैं राजनीति के, वो सब अचंभित हैं, वो हैरान हैं कि जिस प्रकार की एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल की भविष्यवाणियां सामने आ रही थी और जो लोकल स्थानीय पत्रकार सोशल मीडिया पर जिस प्रकार की बातें निकलकर सामने आ रही थी और माना जा रहा था कि कांग्रेस जो है इन राज्यों के अंदर पूरी तरह से स्पष्ट बहुमत से, प्रचंड बहुमत से जीतेगी और वापसी कहीं ना कहीं कांग्रेस की होगी। तो जब रिजल्ट आए, परिणाम सामने आए, तो सब हैरान रह गए। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा कि ऐसे कैसे हो गया, भाजपा क्यों फिर से इतनी प्रचंड बहुमत से जीत गई, जबकि जो भी मीडिया या सोशल मीडिया से जिस प्रकार की खबरें आ रही थी निकलकर सामने, और जो जमीनी धरातल पर जुड़े पत्रकार जो वो भी इस प्रकार की बातें कर रहे थे कि कांग्रेस जो है मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत से जीतेगी और राजस्थान के अंदर कांग्रेस रिपीट करेगी और छत्तीसगढ़ के अंदर भी कांग्रेस रिपीट करेगी। लेकिन हुआ उल्टा। तीनों ही राज्यों के अंदर, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया साथियों। और इसके पीछे जो विश्लेषक, जो राजनीति के विश्लेषक हैं, वो कह रहे हैं, उनका मानना है कि जिस प्रकार राजस्थान के अंदर राजनीति, जो कांग्रेस की राजनीति है, उसकी धुरी जो है वो अशोक गहलोत हैं और गहलोत के इर्द गिर्द ही कांग्रेस की राजनीति घूम रही थी और यही ले डूबी राजस्थान के अंदर कांग्रेस को। किसी अन्य बड़े दिग्गज कांग्रेसी नेताओं को कोई प्रायोरिटी नहीं दी गई कभी भी। और अशोक गहलोत बीते कई सालों से राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर और राजस्थान के अंदर अपना एक तानाशाही रवैया अपनाए हुए थे। वो मनमानी करते थे। उन्होंने कभी ना तो सोनिया गांधी की बात मानी, ना उन्होंने खड़गे की बात मानी, ना रणदीप सुरजेवाला, ना अजय माकन, ना राहुल गांधी, किसी की बात नहीं मानी। लेकिन वो उन्हें अपनी बात को मनवाने के लिए वो हमेशा उन्हें झुकाते रहे। इस प्रकार की ये खबरें सबके सामने हैं। सबको मालूम है अशोक गहलोत ने जिस प्रकार वो होल सोल थे, सर्वे सर्वा थे पूरे राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर। वो एकमात्र ऐसे नेता थे जिनके बगैर कांग्रेस के अंदर पत्ता भी नहीं हिल सकता था। और उसी का ये खामियाजा आज कांग्रेस को राजस्थान के अंदर भुगतना पड़ा। हालांकि योजनाएं, जो जनहितकारी योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं बहुत सारी लॉन्च की अशोक गहलोत ने, लेकिन धरातल पर इन्हें भले ही उन्होंने कुछ हद तक लागू किया और कुछ लागू नहीं की गई, लेकिन जो विपक्षी बड़ा दल है, राष्ट्रीय दल है भाजपा, उनको कहीं ना कहीं अशोक गहलोत को हमेशा इन योजनाओं को लेकर कटघरे में खड़ा करने का मौका मिलता रहा। यहाँ जंगल राज बताया गया तो इस प्रकार की कई घटनाएं राजस्थान के अंदर हुई और इस कारण उन्हें ये मौका मिल गया और उन्होंने इस प्रकार की वारदातों को पूरी तरह से भुनाया। और भ्रष्टाचार हो या वैट, जिस प्रकार पेट्रोलियम पर राजस्थान के अंदर वैट बहुत अधिक बढ़ा दिया गया है, उसको लेकर भी भाजपा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। और बेरोजगारी, महंगाई को लेकर जिस प्रकार कांग्रेस भाजपा पर हावी थी, वो भी कांग्रेस का जो है प्रभाव कहीं नहीं दिखाई दिया राजस्थान के अंदर। लेकिन जो संगठनात्मक जो कार्य प्रणाली है कांग्रेस की राजस्थान के अंदर, वो बहुत कमजोर है। संगठन बहुत कमजोर है राजस्थान के अंदर कांग्रेस का। और यही कारण है
कि कांग्रेस को यहाँ हार का मुंह देखना पड़ा। और दूसरी तरफ अगर भाजपा को लें तो उनका जो इतनी एक बहुत बड़ी कार्यकर्ताओं की, वर्करों की चेन है, कड़ी से कड़ी मिली हुई है, जिसकी पहुंच हर मतदाता तक थी। और यही कारण रहा कि भाजपा कामयाब रही और प्रचंड बहुमत से जीती। और अगर अशोक गहलोत को लें तो इन्होंने जो राजस्थान के अंदर अनेक योजनाएं लागू की, तो उन योजनाओं पर आम लोगों को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि जो भी लाभ दिया गया वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के लिए ही अशोक गहलोत ने ये योजनाएं लॉन्च की। और क्योंकि वो अनुसूचित जाति तो 25-33% है, और जो बाकी लोग हैं वो इस बात को लेकर नाराज थे कि हम टैक्स का पैसा देते हैं, हम टैक्स पे ही हैं, और हमारा पैसा जो है वो जो बेकार के लोग हैं, जो काम नहीं करते, उन लोगों को मुफ्त में, फ्री में बांट दिया जाता है। अब मनरेगा को ही ले लीजिए। अब मनरेगा के अंदर लाखों करोड़ रुपया आता है, केंद्र सरकार देती है, लेकिन मनरेगा के जो मजदूर लोग हैं वो खाली वहां जाकर समय बिताकर वापस घर लौट आते हैं, तो 3-4 घंटे वहां बैठते हैं और कुछ भी काम नहीं करते, और उनको फ्री में पैसा मिलता है। तो इस प्रकार की कुछ ऐसी योजनाएं जो आम दूसरे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है, वो इन योजनाओं से नफरत करते हैं। अब मोबाइल फोन जो है, स्मार्टफोन बांटने का जो काम था, ये भले ही अशोक गहलोत ने सोचा होगा कि ये बहुत ही एक बड़ी अच्छी योजना है और इसका उन्हें बिल्कुल चुनावों के अंदर फायदा मिलेगा, लेकिन जो बुद्धिजीवी वर्ग है उनको ये योजना बिल्कुल नापसंद थी। उन्होंने सिरे से इसे खारिज किया, क्योंकि जो स्मार्टफोन है ये तो आम लोगों के पास, खुद के पास पहले से हैं। और जिस प्रकार गैस सिलेंडर जो उज्ज्वला योजना के कितने लोगों के पास है गैस चूल्हे, तो उनके जो 500 का सिलेंडर कर दिया तो दूसरे लोग हैं वो नाराज थे। इसलिए जो ऐसी कुछ योजनाएं हैं जिनका कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा इन चुनावों के अंदर। और इसी प्रकार मध्य प्रदेश के अंदर एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद वहां कांग्रेस बुरी तरह से परास्त हो चुकी है। वहां कमलनाथ जो है वो ऐसे घमंडी और अहंकारी नेता हैं, और उन्होंने अपने घमंड की वजह से पिछली बार भी उनकी सरकार गिर चुकी थी 2018 के अंदर, और इस बार तो बिल्कुल धराशायी हो चुके हैं, क्योंकि वो भी वहाँ इतने घमंडी और अहंकारी हैं कि वो उन्होंने अखिलेश विखिलेश बोल दिया। जब अखिलेश जो नाराज हुए कि हमें जो यहाँ कोई भागीदारी नहीं दी गया, हम अपने चुनाव के अंदर, इस चुनाव के अंदर हम अपने जो है उम्मीदवार खड़ा करना चाह रहे हैं 5-6 जगह पर, और लेकिन ये जो है हमारे साथ कोई साझेदारी नहीं कर रहे हैं, तो इसके बदले में जो है कमलनाथ उन्होंने बहुत ही अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया। और उसके बाद जो अखिलेश यादव हैं वो उन पर भारी पड़े, वो उनको बदनाम करते रहे चुनावों के दौरान, और इस प्रकार कांग्रेस का वहाँ से भी सफाया हो गया। और वहाँ ऐसा लग रहा था कि प्रचंड बहुमत से कांग्रेस, जिस प्रकार कर्नाटक में आई थी कांग्रेस, उसी प्रकार मध्य प्रदेश के अंदर भी सत्ता में कांग्रेस आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और छत्तीसगढ़ में भी। तो अब 2024 के जो लोकसभा चुनाव उनमें क्या होगा, अब आप देख सकते हैं अभी से इन चुनाव जो 3 राज्यों के अंदर भाजपा प्रचंड बहुमत से जीत चुकी है, तो पटकथा तो लिखी जा चुकी है। अब 2024 में क्या होने वाला है, क्योंकि अगर इन तीनों राज्यों के अंदर, क्योंकि तीनों बड़े राज्य हैं और इनके अंदर लोकसभा सीटें भी 65 हैं, और इन 65 लोकसभा सीटें जो हैं इनमें कांग्रेस लगता है बिल्कुल सेंध नहीं लगा सकती, क्योंकि यहाँ इतना प्रचंड बहुमत से सरकार बनी है। तो आप सोच सकते हैं कि लोकसभा की तमाम सीटें जो 65 वो भाजपा की झोली में ही जाएंगी। तो जिस प्रकार जो इंडिया गठबंधन हुआ और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनावों में जिस प्रकार वे उम्मीदें पाले बैठे थे कि 2024 के अंदर केंद्र के अंदर सत्ता परिवर्तन होगा, तो वो लगता नहीं कि अब सत्ता परिवर्तन होगा। अब उम्मीद टिकी है केवल
इंडिया की तो साउथ पे टिकी है, दक्षिण भारत पे टिकी है, क्योंकि उधर 150 से भी लगभग 140 से ज़्यादा सीटें हैं साउथ के अंदर। अब उधर अगर कांग्रेस या इंडिया गठबंधन है जो इनका वहाँ जादू चल जाता है, तो 2024 में लोकसभा की जो सीटें दोनों बराबर की, दोनों के अंदर टक्कर में आ सकते हैं भाजपा और कांग्रेस, या भाजपा एनडीए और इंडिया जो गठबंधन है दोनों। तो पश्चिमी बंगाल है जो, वहाँ भी काफ़ी लोकसभा की सीटें हैं, और उत्तर प्रदेश यूपी में भाजपा की सरकार है, वहाँ भी 80 से भी अधिक सीटें हैं लोकसभा की सीटें। तो अब जिस प्रकार इन 3 राज्यों के अंदर भाजपा की प्रचंड बहुमत से जीत हो चुकी है विधानसभा चुनावों में, और यूपी को जोड़कर ये जो 80 सीटें यूपी की और ये 65, तो ये जो लगभग 150 सीटें होगी, और इधर इतनी ही उधर हैं दक्षिण भारत के अंदर, तो ये बराबरी में दोनों गठबंधन आ जाएंगे, एनडीए और इंडिया। लेकिन जो निर्णायक भूमिका रहेगी वो उत्तरोत्तर भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व के, जैसे पश्चिमी बंगाल है, या गुजरात है, पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, यहाँ की जो सीटें वो तय करेंगी कि केंद्र की सत्ता जो है वो कौन सी पार्टी के हाथ आने वाली है 2024 में। तो साथियों, हमारा ये आंकलन आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि आपने हमारे हिट फिट न्यूज़ टीवी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।